नमस्कार, अध्ययन अड्डा यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम उत्तर प्रदेश सरकार की कुछ प्रमुख नीतियों या पॉलिसीज़ के बारे में बात करने वाले हैं। और ये जो आज का वीडियो है या जिन नीतियों के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं, ये आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम ऐसे भी कह सकते हैं कि ये जो एग्ज़ाम है यूपी का एग्ज़ाम है और यूपी की जितनी भी पॉलिसी हैं, यूपी की जितनी भी नीतियाँ हैं, वो कहीं ना कहीं इस एग्ज़ाम से जुड़ी हुई है। ठीक है, तो इन सभी के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। और बीच में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गई थी और मैं आशा करता हूँ आप उस चीज़ को समझेंगे। चीज़ों को शॉर्ट आउट कर लिया गया है, लेकिन इस बीच में जैसा कि मैंने आपको कल बताया भी था, मैंने आपके लिए जो कंटेंट है वो तैयार कर लिया है और वीडियोस अब लगातार आपको मिलने लगेंगे। इसके साथ साथ जैसा कि मैंने आपसे कहा था, आपके लिए जो प्रैक्टिस सेशन है या जो कुछ प्रश्नों की श्रृंखला है, क्वेश्चंस की जो सीरीज़ है, वो लगातार आपको कल या परसों से मैं प्रोवाइड करता चलूँगा विद एक्सप्लेनेशन, पूरी व्याख्या के साथ में। जो प्रश्न आपकी परीक्षा में बन सकते हैं, आपके एग्जाम के दृष्टि से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं, उन सभी को मैं कल या परसों से आपको प्रोवाइड करना स्टार्ट कर दूंगा और वो चीज़ आपके लिए काफ़ी लाभकारी सिद्ध होगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं उत्तर प्रदेश स्टार्टअप नीति 2020 के बारे में। उत्तर प्रदेश स्टार्टअप नीति जो है, इसको मंजूरी प्रदान की गई थी यूपी गवर्नमेंट के द्वारा 8 जुलाई 2020 को। जब हम स्टार्टअप नीति के बारे में पढ़ रहे हैं तो स्टार्टअप क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। वैसे आप सभी सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं और यूट्यूब पर भी आप काफ़ी देर जो है अपना टाइम स्पेंड करते हैं, सोशल मीडिया पर भी आप काफ़ी टाइम स्पेंड करते हैं, तो ये वर्ड आपने काफ़ी बार सुना होगा, स्टार्टअप। स्टार्टअप का मतलब है कोई भी नया काम, जैसे हम स्टार्ट करते हैं कोई भी नया, कह सकते हैं औद्योगिक इकाई, छोटी औद्योगिक इकाई हम स्टार्ट करते हैं, उसको हम स्टार्टअप कहते हैं। ये किसी एक व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह के द्वारा शुरू की जाती है। तो किसी भी चीज़ को स्टार्टअप कब कहा जाता है, जब कोई भी उद्योग होता है या कोई भी काम होता है, वो अपनी इनिशियल स्टेज में होता है, प्रारंभिक स्थिति में होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, स्टार्टअप कहते हैं। ठीक है, तो यही इसके बारे में हम बात कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश स्टार्टअप नीति के बारे में, कि जो भी काम है जो अपनी इनिशियल स्टेज में है, जो भी नई नई चीज़ें चालू की जा रही हैं, जो अपनी प्रारंभिक स्थिति में है, उनको यूपी गवर्नमेंट के द्वारा प्रोत्साहित किया जाएगा इस स्टार्टअप नीति के तहत। तो इसमें जो लक्ष्य रखा गया है वो ये रखा गया है कि जो राज्य हैं, राज्यों की एक स्टार्टअप रैंकिंग होती है कि कौन सा राज्य स्टार्टअप की दृष्टि से कौन से स्थान पर है। तो जो रैंकिंग होती है, उस स्टार्टअप रैंकिंग के अंतर्गत जो अपना स्टेट है यूपी, इसको 3 शीर्ष राज्यों की कैटेगरी में लेकर के आना इस स्टार्टअप नीति का सबसे बड़ा उद्देश्य है। ठीक है, तो इसके और भी कुछ प्रमुख प्रावधान हैं, इनको देख लेते हैं। इस स्टार्टअप नीति के तहत प्रदेश में यानी उत्तर प्रदेश में 100 इंक्यूबेटर्स और प्रत्येक जिले में कम से कम 1 इंक्यूबेटर की स्थापना करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। ठीक है, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में जो जिले हैं वो 75 हैं, 75 जिले हैं। तो पूरे प्रदेश में मिलाकर के 100 इंक्यूबेटर और 75 जिले जो हैं उनमें कम से कम 1 इंक्यूबेटर की, यानी एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन मिनिमम जो है कम से कम 1 इंक्यूबेटर प्रत्येक जिले में स्थापित करना इस नीति का उद्देश्य है। अब एक वर्ड आप सुन रहे होंगे, इंक्यूबेटर। इस इंक्यूबेटर का मतलब क्या है? देखिए, ये जो इंक्यूबेटर होता है, अगर इसका हम शाब्दिक अर्थ देखें, यानी जो इंग्लिश वर्ड है और इसका जब मीनिंग हम देखते हैं, तो इंक्यूबेटर का मीनिंग है एक यंत्र होता है या एक संयंत्र बोल सकते हैं इसको हम, जो कि जो अंडे होते हैं, अंडे को हैच करने का काम करता है, यानी कृत्रिम रूप से जो अंडे होते हैं उनको सेना। ठीक है, वैसे अंडों को सेने का कार्य मुर्गी करती है, मुर्गी अंडों के ऊपर बैठती है, तो क्या होते हैं उसमें चूजे जो होते हैं, चिकन जो होते हैं, वो पैदा होते हैं। ठीक है, अंडे सेती है मुर्गी अंडों के ऊपर बैठ करके, तो वो क्या होती है, वो एक नेचुरली प्रोसेस है। लेकिन कृत्रिम रूप से आर्टिफिशियल फॉर्म में अंडों को हैच करने का जो संयंत्र होता है, उसको हम इंक्यूबेटर कहते हैं। लेकिन ध्यान दीजिए, यहाँ पर अंडे और मुर्गी से कोई मतलब नहीं है इंक्यूबेटर का। एक तरह से आप भावार्थ समझिए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। जिस तरीके से अंडों से चूज़ों का निर्माण होता है, अंडों से चूजे बनने की जो प्रक्रिया होती है, यानी एक बीज से पौधा बनने की जो प्रक्रिया होती है, आप समझ रहे हैं मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। एक बीज होता है, उस बीज से क्या बना, पौधा बना, अंडों से क्या बना, चूजा बना, चिकन बना, फिर उससे मुर्गी बनी। तो एक प्रोसेस होता है, मतलब छोटी चीज़ को विकसित करते हुए एक बड़े स्तर तक ले जाना। तो इसीलिए इसको इंक्यूबेटर का नाम दिया गया है। ये इंक्यूबेटर सेंटर्स के रूप में फॉर्म किए जाएंगे पूरी यूपी में। ठीक है, और इनका काम क्या होगा कि जो हमारे छोटे छोटे स्टार्टअप्स हैं,
छोटी छोटी हमारी जो इकाइयाँ हैं किसी भी उद्योग से जुड़ी हुई या किसी भी काम से जुड़ी हुई, जो छोटे छोटे हमारी औद्योगिक इकाइयाँ हैं उनको विकसित करते हुए, ठीक है, उनको विकास करते हुए एक बड़े फॉर्म में उनको स्थापित करना, ठीक है। तो ये इंक्यूबेटर्स का काम होगा। ये प्रदेश में लगभग 100 इंक्यूबेटर्स स्थापित करने का गवर्नमेंट का लक्ष्य है और प्रदेश के जितने भी जिले हैं, 75 जिले हैं, और 75 जिलों में कम से कम एक इंक्यूबेटर की स्थापना यहाँ पर की जानी है। और सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि लखनऊ जो है, हमारे प्रदेश की जो राजधानी है लखनऊ, इस लखनऊ में यूपी का सबसे बड़ा इंक्यूबेटर सेंटर्स बनाने का जो है प्रावधान किया गया है, ठीक है। लखनऊ में प्रदेश का सबसे बड़ा इंक्यूबेटर सेंटर स्थापित किया जाना है। इसके अलावा स्टार्टअप इकाइयाँ जो हैं उनके वित्त पोषण के लिए, यानी उनको एक तरह से कह सकते हैं हम लोन देने के लिए, कोई भी स्टार्टअप होता है, जो कोई भी स्टार्टअप इकाई होती है उसको शुरुआत में चालू करने के लिए या उसको कह सकते हैं उसका विकास करने के लिए पैसे की आवश्यकता होती है। तो जो फंडिंग की जानी है वो सिडबी के द्वारा की जानी है इसमें, ठीक है। सिडबी के बारे में आपको मैं पिछली वीडियोज़ में बता चुका हूँ। तो स्टार्टअप इकाइयाँ जितनी भी हैं उनके वित्त पोषण के लिए सिडबी के साथ 1000 करोड़ रुपये के स्टार्टअप फंड और यूपी एंजल नेटवर्क की स्थापना इस उत्तर प्रदेश स्टार्टअप नीति 2020 के तहत की गई है, ठीक है। इससे प्रदेश में क्या प्रभाव पड़ेगा, यानी जब छोटे छोटे स्टार्टअप्स स्टार्ट होंगे, इंक्यूबेटर सेंटर बनेंगे, जो स्टार्टअप को क्या करेंगे, प्रोत्साहित करेंगे, उनको फंडिंग देंगे, उनको पैसा देंगे, उनके विकास में सहायता करेंगे, तो क्या इसका इफेक्ट होगा। इससे प्रदेश में लगभग ये अनुमान जताया गया है स्टार्टअप नीति के तहत कि प्रदेश में इससे लगभग 50,000 लोगों को डायरेक्ट जो है एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, डायरेक्ट उनको रोजगार मिलेगा, और अप्रत्यक्ष रूप से 1 लाख व्यक्तियों को रोजगार सृजित होने की संभावना इस नीति के तहत की गई है, ठीक है। तो ये हो गई आपकी उत्तर प्रदेश स्टार्टअप नीति 2020। इसके बाद में बात करते हैं उत्तर प्रदेश कृषि निर्यात नीति 2019 के बारे में। इसको मंजूरी दी गई थी 10 सितंबर 2019 को। इसका उद्देश्य क्या है, किसानों की आय में वृद्धि करना, इसके साथ साथ कृषि के क्षेत्र में निर्यात को बढ़ावा देना, ठीक है। हमको चीज़ें आयात नहीं करनी पड़े, हमको कम से कम चीज़ें खरीदनी पड़े, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों का हम प्रोडक्शन कर सकें और ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को हम देश के बाहर, ठीक है, दूसरी जगहों पर उसको निर्यात कर सकें, सेल कर सकें। इस चीज़ को बढ़ावा देने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश कृषि निर्यात नीति 2019 को लागू किया गया था। लक्ष्य क्या है इसके कि प्रदेश में कृषि निर्यात को 2024 तक हमको दोगुना करना है। जितना प्रोडक्शन हम इस यानी 2019 में जब ये नीति बनी थी तो 2019 तक जितना निर्यात हम कर रहे थे, तो 2024 तक यानी 19 से लेकर के 24 5 सालों में हमको क्या करना है, जितना निर्यात हम कर रहे हैं उसको डबल करना है। तो यहाँ से प्रश्न बन सकता है, आपसे पूछा जा सकता है कि किस नीति के तहत, ठीक है, प्रदेश में कृषि निर्यात को 2024 तक दोगुना करने का लक्ष्य रखा गया है। तो उत्तर प्रदेश कृषि निर्यात नीति, ठीक है, यह नीति 50 से 100 हेक्टेयर क्षेत्र में संकुल रूप में खेती का प्रस्ताव करती है। संकुल रूप में मतलब एक तरह से कह सकते हैं हम ग्रुप फार्मिंग, ठीक है, सामूहिक रूप से खेती करना, और 50 से 100 हेक्टेयर के क्षेत्र में, ठीक है, ये इसका जो है मिनिमम क्राइटेरिया है। 50 से 100 हेक्टेयर का कोई भी एरिया है उस पर सामूहिक रूप से संकुल रूप में खेती करना है, और उस पर जो मांग है, विदेशों की जो डिमांड है, ठीक है, जिन जिन चीज़ों की बाहर से हमारे पास क्या आ रही है, डिमांड आ रही है, उन फसलों का या उन चीज़ों का प्रोडक्शन हमें उस ज़मीन पर करना है, उस खेती में करना है, और प्रोडक्शन करने के बाद में जहाँ जहाँ से डिमांड आ रही है उन देशों को उन फसलों का क्या करना है, हमको निर्यात करना है। ये उत्तर प्रदेश कृषि निर्यात नीति 2019 का लक्ष्य है। उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिक वाहन मैन्युफैक्चरिंग नीति 2020, इसको मंजूरी दी गई 6 अगस्त 2019 को। उद्देश्य क्या है, सीधी सी बात है, इलेक्ट्रिक वाहन को जब प्रोत्साहित किया जाएगा, इलेक्ट्रिक वाहनों की तरफ जब हम जाएंगे तो किस चीज़ को ध्यान में रखते हुए जाएंगे कि जो पॉल्यूशन हो रहा है, डीजल पेट्रोल वगैरह जो जितने भी वाहन हैं वो बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन उत्पन्न करते हैं। तो जब हम इलेक्ट्रिक वाहनों की तरफ जाते हैं तो वहाँ कहीं ना कहीं सबसे पहला जो रीजन होता है वो हमारा ये होता है कि जो पॉल्यूशन है उसको कम किया जाए, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक वाहन मैन्युफैक्चरिंग नीति 2020 जो है वो ये कहती है, उसका जो उद्देश्य है वो ये है कि जो हमारा पॉल्यूशन है, एनवायरनमेंट में जो पॉल्यूशन फैल रहा है उसको कम करें। इसके साथ साथ इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को प्रोत्साहित करना, इलेक्ट्रिक वाहनों के ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग को प्रोत्साहित करने का लक्ष्य इस नीति के तहत रखा गया है। अब इसका सबसे पहले आप क्या करें, इसकी स्क्रीनशॉट लें, उसके बाद में फिर आगे की चीज़ों की तरफ बढ़ते हैं।
अब इसके बाद में बात करते हैं उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण नीति 2020 के बारे में। इस नीति को राज्य सरकार के द्वारा 18 अगस्त 2020 को मंजूरी प्रदान की गई। ठीक है, ये डेट्स भी आपको याद रखनी है। और इसके साथ साथ जितनी भी नीतियां मैं आपको बता रहा हूं, उन नीतियों के कम से कम 2 पॉइंट आपको याद रखने हैं। एक तो है कि कौन सी नीति को कब मंजूरी दी गई थी, ठीक है, स्वीकृति प्रदान कब की गई थी। इसके साथ साथ किसी भी नीति का प्रमुख लक्ष्य क्या था, ठीक है, किस मोटिव के साथ में वह नीति लागू की गई। ये 2 पॉइंट तो मिनिमम आपको याद रखने हैं। तो मंजूरी इसको मिली 18 अगस्त 2020 को। लक्ष्य का था इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण नीति का कि इस नीति के तहत जो भी कंपनियां हैं, औद्योगिक इकाइयां हैं या बाहर की कंपनियां हैं, विदेशी कंपनियां हैं, वो जो है यूपी में लगभग, या हम कह सकते हैं मिनिमम 4000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट करें। इतना निवेश या इतना इन्वेस्टमेंट आकर्षित करने का लक्ष्य इस नीति के तहत रखा गया है। ठीक है, इसका लक्ष्य है 4000 करोड़ रुपए का निवेश बाहर से आकर्षित करना। ठीक है, इस तरह से चीज़ों को बनाया जाना कि जो बाहरी कंपनियां हैं, विदेशी कंपनियां हैं या जो भी औद्योगिक इकाइयां हैं, वो यूपी में आकर के इन्वेस्टमेंट करने में अपनी रुचि प्रदर्शित करें। ठीक है, इस नीति के तहत प्रदेश में 3 इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर्स की स्थापना करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिन्हें हम ईएमसी कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर्स। ठीक है, यानी ऐसे समूह जो इलेक्ट्रॉनिक से जुड़ा हुआ सामान जो है उसकी मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, उसका निर्माण करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से इन तीनों के नाम भी आपको याद रखने के, कौन कौन से 3 ईएमसी स्थापित किए जाने हैं, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर्स। तो पहला है इलेक्ट्रॉनिक सिटी। ठीक है, ये जो इलेक्ट्रॉनिक सिटी है इसकी स्थापना करने का लक्ष्य रखा गया है गौतम बुद्ध नगर में। गौतम बुद्ध नगर में आपको पता है जेवर हवाई अड्डा है, और जेवर हवाई अड्डे के पास ही इस इलेक्ट्रॉनिक सिटी की स्थापना करने का लक्ष्य रखा गया है। दूसरा है रक्षा इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्लस्टर। ठीक है, इसकी स्थापना बुंदेलखंड में करने का लक्ष्य रखा गया है। तीसरा है मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्लस्टर। ये जो है लखनऊ, उन्नाव, कानपुर, जोल, ठीक है, इन जगहों पर मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्लस्टर स्थापित करने का लक्ष्य इस नीति के तहत रखा गया है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इसका कि इस पूरी नीति में, यानी जो पूरी परियोजना है उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण नीति 2020 है, इस पूरी परियोजना में जो पूरी फंडिंग है, ठीक है, कुल लागत है इस पूरी परियोजना की, उसमें केंद्र और राज्य का अनुपात कितना है, तो 75:25। ठीक है, यानी 75% फंडिंग जो है या 75% जो वित्त पोषण है इसका, वो भारत सरकार के द्वारा। इसके साथ साथ में जो भी संबंधित उद्योग होगा, जिस उद्योग से संबंधित कोई भी इकाई स्थापित की जानी है, वो उद्योग और भारत सरकार मिलकर के इसको 75% फंडिंग देंगे। बाकी की जो 25% फंडिंग है वो राज्य सरकार के द्वारा दी जाएगी। यानी जिस राज्य में भी, राज्य में मतलब क्या है कि हम यूपी की बात कर रहे हैं, तो यूपी में ही इसको स्थापित किया जाना है। तो यूपी गवर्नमेंट का जो इसमें शेयर रहेगा, यानी यूपी गवर्नमेंट के द्वारा जो इसको फंडिंग दी जाएगी, वो 25%, टोटल जितनी भी कॉस्ट इसकी होगी, टोटल जितना भी इसका जो है इसमें पैसा लगेगा, उसका 25% यूपी गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाएगा। ठीक है, अब आती है आपकी उत्तर प्रदेश डेटा सेंटर नीति 2021। इसको मंजूरी दी गई राज्य सरकार के द्वारा 25 जनवरी 2021 को। इसके लक्ष्य क्या क्या हैं? 250 मेगावाट डेटा सेंटर उद्योग विकसित किया जाना है। इसके साथ साथ राज्य में, उत्तर प्रदेश में 20,000 करोड़ रुपए का निवेश आकृष्ट करना है उत्तर प्रदेश डेटा सेंटर नीति 2021 के तहत। ठीक है, इस नीति के तहत बाहर की कंपनियों का या बाहर की जितनी भी इकाइयां हैं, उनका जो निवेश है, इन्वेस्टमेंट है, कम से कम 20,000 करोड़ रुपए का यूपी में हो सके, इस उद्देश्य के साथ में ये शुरू की गई है। इस नीति से राज्य में 4000 व्यक्तियों के लिए तो डायरेक्ट जो है रोजगार मिलेंगे। ठीक है, और कम से कम 10,000 से 20,000 व्यक्तियों को अप्रत्यक्ष रोजगार मिलने की संभावना इस नीति के तहत रखी गई है। ठीक है, अगला आता है आपका उत्तर प्रदेश गोवध निवारण संशोधन अध्यादेश 2020। इस अध्यादेश को स्वीकृति मिली 9 जून 2020 को। प्रावधान क्या किए गए हैं इसमें कि जो भी गोकशी की घटनाएं होती हैं, ठीक है, गायों वगैरह को, या जो भी गोवंश होते हैं या गाय वंश से जुड़े हुए जितने भी जानवर होते हैं, उनको काट देते हैं। ठीक है, अवैध रूप से उनको जो है उनकी गोकशी की जाती है। तो गोकशी की घटनाओं एवं गोवंशीय पशु जितने भी हैं, उनको शारीरिक रूप से हानि पहुंचाने पर न्यूनतम 3 वर्ष, ठीक है, और अधिकतम 10 वर्ष की जेल जो है किसी भी व्यक्ति को हो सकती है। यानी जो भी गोकशी करेगा या जो भी गोवंशीय पशु हैं
उनको शारीरिक रूप से क्षतिकारित करेगा या उनको किसी भी प्रकार की हानि पहुंचाएगा, उसको कम से कम 3 वर्ष अधिकतम 10 वर्ष के कारावास की सजा का प्रावधान इस अध्यादेश के द्वारा किया गया है। इसके अलावा कारावास के अलावा कम से कम 3 और अधिकतम 5 लाख का जुर्माना भी इस अध्यादेश के तहत निश्चित किया गया है। ठीक है, एक पॉइंट आप याद रखेंगे यहाँ से, उत्तर प्रदेश में जो गोवध निवारण अधिनियम था 1955 का, ठीक है, इसको कब लागू किया गया था? 6 जनवरी 1956 को इस उत्तर प्रदेश गोवध निवारण अधिनियम 1955 को लागू किया गया था। सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर आगे बढ़ते हैं। अब आती है उत्तर प्रदेश पर्यटन नीति 2018, ये टूरिज्म से संबंधित है। इसमें कौन कौन से प्रमुख लक्ष्य हैं इनको देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश पर्यटन नीति 2018 के तहत सालाना यानी हर वर्ष 5,000 करोड़ रुपए का नया निवेश, यानी हर साल, यानी 2018 में जब ये नीति लागू की गई थी तो इसमें लक्ष्य रखा गया था कि हर साल 5,000 करोड़ रुपए का नया इन्वेस्टमेंट बाहर से इसमें होना चाहिए। इसके अलावा 5 लाख प्रत्यक्ष और परोक्ष रोजगार के अवसर लोगों के लिए पैदा करने का लक्ष्य इस नीति के तहत रखा गया था। मतलब हर साल हमको 5 लाख रोजगार सृजित करने हैं। ठीक है, इसके अलावा ये 2 पॉइंट जो हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, इनको आपको विशेष रूप से याद रखना है। जैसे घरेलू पर्यटक जो हैं उनके आगमन में 15% और विदेशी पर्यटकों के आगमन में 10% की प्रतिवर्ष वृद्धि का लक्ष्य इसमें रखा गया था। ठीक है, हर साल इस तरीके से हमको अपने जो टूरिस्ट प्लेस हैं उनको इस तरीके से विकसित करना है, इस तरीके से उनका डेवलपमेंट करना है कि हर साल जो घरेलू पर्यटक हैं उनमें 15% की वृद्धि हो और जो विदेशी पर्यटक हैं उनमें प्रतिवर्ष 10% की वृद्धि देखने को मिले। इसके अलावा जो हेरिटेज प्लेसेस होते हैं, विश्व विरासत स्थल जो हैं, ठीक है, ये उत्तर प्रदेश के संबंध में बात हो रही है, तो उत्तर प्रदेश के जितने भी हेरिटेज भवन हैं उनमें से 10 हेरिटेज भवनों को हर साल किस में परिवर्तित करना है? हेरिटेज होटलों में। ठीक है, जिससे लोग, जैसे मान लो कि कोई हेरिटेज भवन है उसको अगर हेरिटेज होटल में कन्वर्ट कर दिया जाएगा तो लोगों को आकर्षण का केंद्र वो बन जाएगा। यानी पहले पुराने समय में जो भी हमारे राजा महाराजा रहे होंगे उनके जो भी भवन होंगे उनमें अगर पर्यटकों को जाने का, बैठने का, उनमें रुकने का, इसके साथ साथ उनमें भोजन वगैरह या खाने पीने की व्यवस्था करने का जो भी व्यवस्था की जाएगी, उससे उन लोगों में इन हेरिटेज भवनों के प्रति क्या होगा? आकर्षण पैदा होगा। टूरिस्ट ज़्यादा से ज़्यादा जो है संख्या में बढ़ेंगे। तो इन चीज़ों को जो है किया गया है। इसमें कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। जो पहली पर्यटन नीति थी वो 1998 में लागू की गई थी और इस नीति के तहत पर्यटन के विकास के लिए 7 परिपथ निर्धारित किए गए थे। ठीक है, 7 सर्किट बनाए गए थे। वो कौन कौन से सर्किट थे? ब्रज सर्किट, ठीक है, यानी ब्रज से जुड़े हुए जितने भी क्षेत्र हैं, जहाँ जहाँ ब्रज का क्षेत्र आता है तो उसे ब्रज सर्किट या ब्रज परिपथ कहा गया। इसके अलावा बुंदेलखंड परिपथ, बौद्ध परिपथ, जितने भी ऐसे स्थान हैं जो बौद्ध धर्म से संबंधित हैं वो बौद्ध परिपथ में आते हैं। अवध परिपथ, ठीक है, अवध भी जो है हमारे इतिहास में काफ़ी इम्पोर्टेंट स्थान रखता है। वन, इको और साहसिक पर्यटन परिपथ, इसके अंतर्गत जितने भी जो हिल स्टेशन वगैरह पहाड़ी क्षेत्र आते हैं वो आते हैं, तो इनमें जो है पर्यटन का विकास किया गया। इसके अलावा जो जल विहार, यानी जो झीलें वगैरह, लेक वगैरह जो होती हैं जहाँ पर पर्यटक आकर के जल विहार करते हैं, वो सर्किट अलग से बनाया गया था। विंध्य परिपथ, ठीक है, विंध्याचल क्षेत्र से जुड़ा हुआ जो भी टूरिस्ट प्लेस हैं उनको विंध्य परिपथ का नाम दिया गया था। इसके अलावा उत्तर प्रदेश पर्यटन नीति 2016 के द्वारा इसमें कुछ और नए सर्किट जोड़े गए और कुछ नए परिपथ जोड़े गए। वो कौन कौन से थे? जैसे हेरिटेज आर्क, ये इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है कि हेरिटेज आर्क में कौन कौन सा परिक्षेत्र शामिल किया जाता है। तो हेरिटेज आर्क जो है इसमें आगरा, लखनऊ और वाराणसी का जो क्षेत्र है वो सम्मिलित किया जाता है। ये 2016 के द्वारा जोड़े गए थे। इसमें महाभारत परिपथ, महाभारत परिपथ का मतलब है महाभारत काल से जुड़े हुए या जो भी महाभारत की गाथा है, कहानी है, उससे जुड़े हुए जितने भी स्थान हैं, ठीक है, उन सभी का एक सर्किट बनाया गया। रामायण परिपथ, इसी तरीके से रामायण से जुड़े हुए जितने भी स्थान हैं उनका एक सर्किट बनाया गया। जैन परिपथ, ठीक है, जैन परिपथ का मतलब है जैन धर्म से जुड़े हुए जितने भी महत्वपूर्ण स्थान हैं उन सभी को मिलाकर के एक सर्किट तैयार किया गया। सूफी संतों से जुड़े हुए जितने भी स्थान हैं उनसे जुड़ा हुआ एक सर्किट बनाया गया। स्वतंत्रता संग्राम परिपथ, ठीक है, स्वतंत्रता संग्राम में कौन कौन से प्रमुख स्थान जो क्रांतिकारी थे, जो हमारे नेता थे, ठीक है, जो भी स्वतंत्रता सेनानी थे, उनसे जुड़े हुए जितने भी स्थान हैं उनका एक सर्किट बनाया गया। हस्तशिल्प, व्यंजन और सांस्कृतिक परिक्षेत्र, ठीक है, यानी जो जो स्थान उत्तर प्रदेश में
हैंडीक्राफ्ट जो हैंडक्राफ्ट होता है, हाथ से जो भी कह सकते हैं कि हैंडमेड चीज़ें जो होती हैं, हाथ से मैन्युफैक्चरिंग करके जो सामान बनाया जाता है वो हस्तशिल्प कहलाता है। तो हस्तशिल्प यानी विशेष किसी भी विशेष चीज़ के लिए कोई विशेष स्थान यूपी में जो फेमस है। इसमें आप ये भी समझ सकते हैं, जैसे एक आता है आपका वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट वाला जो सिस्टम है कि कोई भी स्थान जो है या कोई भी ज़िला जो है किसी एक विशेष चीज़ के लिए जाना जाता है, वो भी मैं आपको कराऊंगा। तो आप समझाने के लिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि कोई भी विशेष ज़िला, जैसे मिर्ज़ापुर है कालीन के लिए फेमस है, अलीगढ़ जो है तालों के लिए फेमस है, जलेसर जो है वो घंटियों के लिए फेमस है। तो इस तरीके से एक एक चीज़ जो होती है, एक एक स्थान जो है किसी विशेष चीज़ के लिए फेमस है, तो वो हस्तशिल्प हो गया। ठीक है, कोई भी विशेष स्थान किसी विशेष प्रकार के व्यंजन के लिए फेमस है। ठीक है, और हमारी जो विशिष्ट संस्कृति है, ठीक है, संस्कृति तो पूरा कल्चर समाहित है, सारी चीज़ें समाहित हैं, लेकिन कुछ विशेष प्रकार की संस्कृतियां जिन क्षेत्रों में पाई जाती हैं, इन सभी को मिलाकर के एक सर्किट बनाया गया। ठीक है, हस्तशिल्प, व्यंजन और सांस्कृतिक। तो ये जो सर्किट थे ये 2016 की उत्तर प्रदेश पर्यटन नीति के द्वारा जोड़े गए थे। ठीक है, अब आती है आपकी उत्तर प्रदेश निर्यात नीति 2020-25। 2020 में ये मंजूरी प्रदान की गई, इसको 25 नवंबर 2020 को 5 सालों के लिए इसको निर्धारित किया है। उद्देश्य क्या थे इसके? प्रदेश में जो निर्यात क्षेत्र है उस निर्यात क्षेत्र में क्या किया जाए, डेवलपमेंट किया जाए, विकास किया जाए, और निर्यात के लिए जितनी भी चीज़ों का प्रोडक्शन किया जा रहा है उसमें कंपटीशन को बढ़ावा देना, प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना। ठीक है, इसके अलावा राज्य से निर्यात में वृद्धि के लिए तकनीकी तौर पर और भौतिक इकाइयों की स्थापना एवं उनके विकास से जुड़े हुए कार्य किए जाए। जैसे मेक इन इंडिया चल रहा है, ठीक है, भारत में बनी हुई या भारत में मैन्युफैक्चर जो चीज़ें हैं उनका दौर अभी चल रहा है। लगातार ज़्यादा से ज़्यादा ये प्रयास किए जा रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जो चीज़ें हम बाहर से आयात करते हैं, बाहर से खरीद करके लाते हैं, वो सारी चीज़ें जो है भारत में बनाई जाएं, उन पर मेक इन इंडिया का जो है ठप्पा लगे। ठीक है, तो इसी तरीके से मेक इन इंडिया की तर्ज पर मेक इन यूपी ज़्यादा से ज़्यादा यूपी जिन जिन चीज़ों के लिए फेमस है वो चीज़ों पर मेक इन यूपी का टैग लगे, तो मेक इन यूपी, मेक इन इंडिया के ब्रांड का जो है विकास हो सके। ठीक है, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से है कि इस उत्तर प्रदेश निर्यात नीति 2020-25 के तहत पशु क्रय विक्रय के लिए, यानी जानवर जो भी होते हैं, दुधारू पशु जो होते हैं, उनके क्रय विक्रय के लिए ई हाट पोर्टल विकसित किए जाएंगे। ठीक है, हाट ये शब्द जो है काफ़ी प्रचलित शब्द है और आप सभी जान रहे होंगे। जो हाटें होती हैं, जैसे पशुओं की जो हाट लगती है, हम कह सकते हैं जहाँ पर हाट एक ऐसा स्थान है पशुओं से संबंधित जो हाट होती है जहाँ पर पशुओं का क्रय विक्रय किया जाता है। कहने का मतलब प्रत्यक्ष रूप से। ठीक है, आप जाते हैं, पशुओं की नस्ल देखते हैं, कौन सा पशु बेटर है उस सभी को देखते हैं, तो वहाँ से आप पशुओं को बेच सकते हैं, खरीद सकते हैं। तो इसको थोड़ा सा चेंज करके, क्योंकि समय बदल रहा है, तो इसको ऑनलाइन माध्यम से ई हाट पोर्टल के द्वारा जो है पशुओं का क्रय विक्रय पर जोर दिया गया है और पशुओं के क्रय विक्रय के लिए ई हाट पोर्टल विकास करने का इसमें प्रावधान रखा गया है। ठीक है, अब आती है उत्तर प्रदेश ऑक्सीजन उत्पादन एवं संवर्धन नीति 2021। 15 मई 2021 को यह लागू की गई थी और जिस टाइम पर ये लागू की गई थी कोविड का समय चल रहा था। ठीक है, और आने वाले 6 महीने के लिए ये लागू की गई थी, यानी 15 मई 2021 को जब ये मंजूरी इसको मिली, लागू की गई, उस समय से लेकर के अगले 6 महीने तक के लिए ये नीति थी। इसमें क्या था कि ऑक्सीजन जो है, क्योंकि ये चीज़ हमने महसूस की थी कोविड के टाइम पे, ऑक्सीजन की काफ़ी किल्लत हमको महसूस हुई थी, ऑक्सीजन की भारी कमी हमने महसूस हुई थी और इसी कमी की वजह से बहुत सारे लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी। तो ऑक्सीजन के भंडारण का जो है व्यवस्था की जाए। इसके अलावा परिवहन उपकरण सुविधाओं का निर्माण करने वाली जो इकाइयाँ हैं, ऑक्सीजन के भंडारण वाली इकाइयाँ, यानी जो यूनिट ऐसी हैं या कुछ औद्योगिक इकाइयाँ ऐसी हैं जो ऑक्सीजन का उत्पादन करती हैं, उसका भंडारण करती हैं और ऐसे उपकरण बनाती हैं जिनसे क्या होता है, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट हो सके एक स्थान से दूसरे स्थान तक। तो ऐसी जो इकाइयाँ हैं इनको ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना, प्रमोट करना, प्रोत्साहित करना और विशेष रूप से ऐसी इकाइयों को प्रमोट करना जिन्होंने इस पूरे काम में 50 करोड़ से अधिक का निवेश किया हो। यानी कोई ऐसी इकाई है जो ऑक्सीजन उत्पादन करती है, ऑक्सीजन भंडारण से संबंधित कार्य करती है और ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट से संबंधित कार्य करती है। तो ऐसी इकाइयों ने अगर कोई नई यूनिट बनाने का फैसला किया है या कोई नई इकाई स्थापित करना चाहते हैं और उसके लिए उन्होंने कम से कम 50 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है, तो उसको गवर्नमेंट के द्वारा प्रमोट किया जाएगा, गवर्नमेंट के द्वारा उसको क्या किया जाएगा, प्रोत्साहन दिया जाएगा। ठीक है, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट इस नीति के तहत ये है
कि जो भी स्टाम्प ड्यूटी का खर्च आता है उसमें पूरे उत्तर प्रदेश की बात हो रही है। पूरे उत्तर प्रदेश को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। एक पूर्वांचल हो गया, एक मध्यांचल हो गया, एक पश्चिमांचल हो गया। यानी पूर्वी उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्र है उसमें जितने ज़िले आते हैं, ठीक है, मध्यांचल, ठीक है, मध्यांचल में जितने भी यानी उत्तर प्रदेश के जो बीच का हिस्सा है उसमें जैसे लखनऊ के आसपास के जो भी ज़िले हो गए, पूर्वांचल में आपके इलाहाबाद, इधर से वाराणसी वगैरह इसके आसपास के जो ज़िले हो गए, और पश्चिमांचल में जो भी इधर के हैं आपके जैसे आगरा वगैरह हो गया, ये पश्चिमांचल में आ जाता है। आगरा के बाद में आप इधर चले जाइए, मुजफ्फरनगर हो गया, ठीक है, बुलंदशहर हो गया, ये पश्चिमांचल में। तो ये जो 3 भागों में इसको बांटा गया है, पूर्वांचल, मध्यांचल, पश्चिमांचल, तो इसमें अलग अलग रूप में स्टाम्प ड्यूटी का जो खर्चा आता है उसमें छूट दी गई है, ठीक है। तो पूर्वांचल में अगर कोई भी इकाई स्थापित की जाएगी जिसने 50 करोड़ से अधिक का निवेश किया है इस योजना में, तो उसको 100% जो है स्टाम्प ड्यूटी से मुक्ति दी जाएगी, उसको बिल्कुल 100% छूट दी जाएगी, स्टाम्प ड्यूटी का उसका कोई भी खर्चा नहीं लगेगा। मध्यांचल में यह 75% फ्री रहेगा और पश्चिमांचल में ये 50% की इसको छूट दी जाएगी। यानी ये कहीं ना कहीं आप ये कह सकते हैं कि देखो जो चीज़ें हैं 3 भागों में उत्तर प्रदेश को बांटा है। पूर्वांचल जो है कहीं ना कहीं यहाँ से अनडेवलप्ड एरिया है, यानी देखा जाए अगर पश्चिमांचल की अपेक्षा, मध्यांचल की अपेक्षा वहाँ पर विकास कम है, ठीक है। तो विकास कम है तो उस हिसाब से उस जगह पर ज़्यादा छूट दी गई है। मध्यांचल इससे थोड़ा सा और विकसित है तो यहाँ पे 75% छूट दी गई है। पश्चिमांचल इन दोनों क्षेत्रों की अपेक्षा ज़्यादा डेवलप्ड एरिया है, इस वजह से यहाँ पे 50% की छूट दी गई है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं आपको उत्तर प्रदेश ऑक्सीजन उत्पादन संवर्धन नीति से संबंधित याद रखनी है। तो आज ये होगी नीतियाँ जिनके बारे में हमने जाना। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आपके जो सेक्शन है 25 नंबर वाला, उसके आधार पर ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ आपका जो करंट का सेक्शन है वहाँ से भी, और स्टैटिक जीके का जो भी यानी जीके वाला जो भी पोर्शन है उससे उसके अंतर्गत भी यहाँ से प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। और विशेष रूप से ये महत्वपूर्ण यूँ है क्योंकि आप यूपी के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, यूपी लेखपाल की तैयारी कर रहे हैं, तो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा, क्योंकि विशेष रूप से ये देखा जाता है कि जो भी गवर्नमेंट रनिंग में चल रही होती है तो उसकी जो भी नीतियाँ होती हैं या उसके जो भी अच्छे काम होते हैं उनसे संबंधित प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। और क्योंकि आपका जो भी फॉर्म डाला गया था वो इसी सरकार के कार्यकाल में डाला गया था और पेपर भी इसी सरकार के कार्यकाल में होना है, तो कहीं ना कहीं उसकी जो नीतियाँ हैं, उसकी जो प्रमुख नीतियां हैं उन पर आपको विशेष रूप से ध्यान देना है, ठीक है। तो ये हो गया आज का सेशन। आशा करता हूँ सेशन आपको पसंद आया होगा। और जैसा कि मैंने आपसे कहा है, कल या परसों से आपका जो प्रैक्टिस सेशन है वो स्टार्ट हो जाएगा। बहुत सारे क्वेश्चन मैंने तैयार किए हैं और इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूँ कि आप मार्केट में जितनी भी बुक्स हैं प्रीवियस ईयर को ध्यान में रखा है, यूपीएससी के द्वारा कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे उनको ध्यान में रखा है। मार्केट की जितनी भी बुक हैं उनमें जितने भी प्रैक्टिस सेशन दिए गए हैं उनको भी मैंने इसी सेशन में कवर किया है। यानी अगर मैं इन शॉर्ट ये कहूँ कि आपको किसी भी तरह की कोई किताब पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी, लेकिन फिर भी अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ते रहें। पढ़ना कभी गलत बात नहीं है, वो पढ़ना कभी भी बुरा नहीं होगा आपके लिए। लेकिन मैं आपकी सुविधा के लिए बता रहा हूँ, मैंने जो भी मार्केट की सारी बुक हैं उनके क्वेश्चंस भी उसमें से जो भी मुझे लगा कि ये क्वेश्चंस बेटर हो सकते हैं आपके लिए, उनको भी मैंने इसमें ऐड किया है, ठीक है। तो कल या परसों से आपको प्रैक्टिस सेशन मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो बने रहिए इस चैनल के साथ में, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।